कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। दीपा रूपा के पास आती है और उसे बताती है कि मिनी ग्रोवर ने उसकी मां पर झूठा इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करवा दिया है। रूपा उसके साथ पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर तिवारी से पूछताछ करती है, लेकिन इंस्पेक्टर तिवारी उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। रूपा इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं। वो स्टेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रम से मिलती है और तिवारी और मिनी ग्रोवर की शिकायत करती है। इंस्पेक्टर विक्रम तिवारी से सुमति को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन रूपा की फिर भी तसल्ली नहीं होती और वो मिनी ग्रोवर पर सुमति को तमाचा मारने का इल्जाम लगाती है और उसे गिरफ्तार करवा देती है। ग्रोवर अपनी पत्नी को जमानत पर रिहा करवाता है और इंस्पेक्टर विक्रम रूपा को उसके घर तक छोड़ने जाता है। अब आगे। आइए आइए, बैठिए। देखिए रूपा जी, आप मेरे लिए चाय मत बनाइए। क्यों? देखिए, जब तक चाय बनाने में जो वक्त की बर्बादी होगी, उतने वक्त में हम आपस में कुछ बातें कर लेंगे। लगता है आपको बातें करने का बहुत शौक है। नहीं, ऐसा पहले तो नहीं था, पर अब पैदा हो गया। क्यों? आपको देखकर। तो मैं क्या ज्यादा बात करती हूँ? ये किसने कहा? बातें तो मैं करूंगा। अच्छा, तो ठीक है, कीजिए बातें। रूपा जी, आज जो मैंने आपका रूप देखा, रियली उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। इट वॉज जस्ट फैंटास्टिक। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। आप मेरी झूठी तारीफ मत कीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी मैं आपकी डेयरिंग और हाजिर जवाबी को देखकर कायल हो गया। आप अपने इस टैलेंट को वेस्ट कर रही हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। किस तरीके से? किस तरह? एक बात कहूँ आपसे? आप बोलिए ना। आप पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? पुलिस फोर्स? आप वर्दी में बहुत अच्छी लगेंगी। इनफैक्ट मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो फिर सोच लीजिए। ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो सोचना तो पड़ेगा। तो इस बात पे एक एक कप गरम गरम चाय हो जाए। अगर आप मेरी बात पर सीरियसली गौर करेंगी तो फिर मैं चाय जरूर पीऊंगा। और अगर आप चाय पियेंगे तो फिर मैं आपकी बात पर सीरियसली गौर करूंगी। अब तो मैं चाय जरूर पीऊंगा। और एक कप गरम गरम चाय तो मैं भी जरूर पीऊंगा। अरे, हमारे घर में पुलिस? रूपा सब खैरियत तो है? अरे भैया, सब खैरियत से ही है। राजेश, हाउ आर यू विक्रांत? भैया, विक्रम साहब मेरे साथ आए हैं। तुम्हारे साथ? मगर तुम इन्हें कहाँ मिली? थाने में। थाने में? अरे मगर तुम थाने में क्या कर रही थी? मैं बताता हूँ राजेश साहब। दरअसल हमारे घर दिमाग इंस्पेक्टर की वजह से आपके मोहल्ले की एक औरत को हवालात का मुंह देखना पड़ा था। रूपा जी उसको छुड़ाने के लिए मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ थाने में आई थी और इनके आर्गुमेंट से तुम पुलिस वाले इतना पक गए कि तुमने घबराकर उस औरत को छोड़ दिया। हमारी तौबा, हमारे बाप की तौबा, हमारे परदादा की तौबा। हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ था ना? जी, ऐसा ही कुछ हुआ था। ऐसा ही कुछ नहीं, ऐसा ही हुआ था। अरे भाई, रूपा मेरी बहन है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। मगर वो औरत थी कौन? भैया, वो दीपा है ना, उसकी मम्मी सुमति बहन। अरे मगर वो तो बहुत शरीफ औरत है। इसीलिए मुझे जाना पड़ा था। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। मगर रूपा, तुम वो गरम गरम चाय के बारे में बात कर रही थी, क्या हुआ? हाँ, लाती हूँ। जाओ जाओ लेके आओ। हाँ, तो इंस्पेक्टर विक्रम,
और क्या हाल है? भाई अब हमारे हाल के बारे में क्या बताएं। हमारी जिंदगी तो चोरों और स्मगलरों के पीछे भाग भाग के खर्च हो रही है। इंस्पेक्टर विक्रम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। अगर कोई आदमी गुम जाए या खो जाए तो क्या आपकी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने में मदद करती है? खोए हुए लोगों को तो हम ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, मगर उनमें से किसी का अगर रिकॉर्ड पुलिस में हो तो फिर उसे ढूंढना आसान हो जाता है। क्या आपको किसी की तलाश है? हाँ, मुझे किसी की तलाश है। किसकी? भैया चाय। लो, चाय आ गई। गरम गरम रूपा स्पेशल चाय। भैया विक्रम साहब ने एक अजीब सा सजेशन दिया है। अजीब सा सजेशन? कैसा सजेशन? मेरे पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने इनका सजेशन माना तो नहीं ना? नहीं माना तो नहीं, लेकिन गौर कर रही हूँ। हाँ, तुम गौर करती रहना गौर। अच्छा टाइम पास है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ? Are you also serious? बिल्कुल। तब तो इसे क्या, मुझे भी इस बात पर गौर करना पड़ेगा। वैसे भैया विक्रम साहब का सजेशन कुछ बुरा नहीं है। तुम भी सचमुच सीरियस हो? तब तो तुम्हें क्या, मुझे क्या, डैडी को भी इस बात पर गौर करना पड़ेगा। भैया डैडी का क्या जाता है, उन्हें तो केस मिलेंगे ना। हाँ, ये बात तो सही है। हमारे डैडी वकील है भाई। ये पुलिस फोर्स में आ जाएगी तो हमें डैडी को बहुत सारे केस मिलेंगे। अब मैं तो बेचारे मुजरिमों के बारे में सोच रहा था। भैया आप हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। रूपा, ये रूपा को क्या हो गया? जिंदगी में पहली बार इसने मेरे मजाक का बुरा माना है। रूपा बदल रही है। नमस्ते प्रगति। नमस्ते। आपने मुझे इस पार्क में क्यों बुलाया? तुम्हें यहाँ पर बुलाने की एक खास वजह थी। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें मेरे साथ देखे। वो क्या है कि मेरे दुश्मनों की नज़र मुझ पर है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी कहा जा सकता है कि मेरे सारे दोस्तों की जान खतरे में है। और तुम तो राजन साहब के बेटे हो। अगर मेरे दुश्मनों ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रगति जी, क्योंकि यही बात मेरे मन में भी आई थी और मैं आपसे कहने ही वाला था कि जो गलती मेरे डैडी ने की वो मैं नहीं करूंगा। राजन साहब ठाकुर भूपेंद्र सिंह के लिए काम करते थे, लेकिन असल में वो मेरे लिए काम करते थे। हमारी मुलाकात भी बड़े अजीब हालात में हुई। फिर मेरी कहानी सुनने के बाद वो मेरे इतने हमदर्द बन गए कि मेरी खातिर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। संजय, उनकी मौत ने मेरे दिल पर बहुत बड़ा घाव लगा दिया है। मैं ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगी कि मेरी वजह से राजन साहब की जान गई। प्रगति जी, उनकी जान आपकी वजह से नहीं गई, बल्कि एक फर्ज निभाते हुए उनकी मौत हुई। मुझे उनके मौत का अफसोस तो बहुत है, लेकिन इस बात का फख्र भी है कि वो बेमकसद जिंदगी नहीं जी। इसलिए जो अधूरा काम वो छोड़कर गए उसे अब मैं पूरा करूंगा। मैं अपने डैडी के कातिलों से बदला जरूर लूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके दुश्मनों को खत्म करने में आपकी मदद भी करूंगा। आपके यानी हमारे दुश्मनों में कोई भी मुझे नहीं पहचानता। और मैं ये भी नहीं चाहती कि हमारे दोस्तों में तुम्हारी पहचान हो जाए, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। प्रगति जी, इस काम का बीड़ा मैंने उठाया है, तो सबसे पहले दुश्मन के खेमे में मैं घुसूंगा। नहीं, तुम ऐसा मत करो। ये काम बहुत ही खतरनाक है। जब कोई मुझे पहचानता ही नहीं है तो इसमें खतरा कैसा? इसके बाद मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा, मगर मेरे हर काम की खबर आपकी जरूर मिलती रहेगी। दुश्मन की हर चाल से मैं आपको आगाह कर दूं,
ओके? तो मैं चलूं? अपना ख्याल रखना। जी, आप भी अपना ख्याल जरूर रखिएगा। विनोद, तुमने मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? अमिता, आजकल मैं एक बड़े उलझन में फंस गया हूँ। उलझन? कैसी उलझन? तुम्हारी उलझन। मेरी उलझन? अमिता, तुम बहुत भोली हो। तुम्हारी उलझन ऐसी कि आजकल मुझे किसी भी काम में दिल नहीं लगता। सोते जागते उठते बैठते तुम्हारा ही तुम्हारा ख्याल रहता है। सच कह रहे हो विनोद? अमिता, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इसमें झूठ नजर आ रहा है? विनोद, तुम्हारी आंखें तो आईना है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अमिता, तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो? मेरे जाने से क्या होगा? अमिता, ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा दिल करता है या नहीं? मेरा दिल तो बहुत करता है, मगर फिर मगर? लेकिन ये बात सच तो है ना? नहीं अमिता, अमिता, इंसान जो भी कुछ चाहता है ना, उसे जरूर मिलता है। सच्चे दिल से तुम्हें चाहा है, और ये चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूं। अमिता, तुमने जो कुछ भी चाहा है ना, वो जरूर पूरा होगा। कैसे? ऐसे। ये क्या है? खुद ही पढ़ लो। ये तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। हाँ, ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। लेकिन ये तो तुम्हारे ऑफिस में काम करने का है। हाँ अमिता, तुम मेरे ऑफिस में काम करोगी, मगर मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर। तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी? जी हाँ, इस तरह तुम हमेशा मेरे सामने रहोगी अमिता। वो बेचैनी, वो बेकरारी जो हर वक्त मेरे दिल में रहती है, वो खत्म हो जाएगी। अमिता, तुम्हारी पेमेंट होगी, यानी कि तुम्हारी तनख्वाह होगी पूरे 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? विनोद, मैं तुम्हारे सारे एहसान कैसे चुकाऊंगी? अमिता, प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे व्यापार मत बनाओ। यानी प्यार में हिसाब किताब थोड़ी होता है। वो कहते हैं ना, यार का हिसाब दिल में। विनोद, मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा। मेरा दिल अब तुम्हारा हो गया है। और तुम? मैं? तुम? मैं तो तुम्हारी हूं। डर गई? नहीं। क्या कहती है बिजली? क्या कह रही है बिजली? कह रही है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। कैसा तूफान? दिलों के मचलने का तूफान। और क्या कह रही है बिजली? कह रही है कि इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं रोक सकते। और तुम? मैं भी नहीं रोक सकती। विनोद, हमने क्या कर दिया? क्या किया है हमने? शादी के पहले ये पाप है। अमिता, प्यार को पाप तो मत कहो। विनोद,
विनोद, तुम मुझे अपना तो लोगे ना? अमिता, ये कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मुझे माफ करना, मैं डर गई थी। किससे? अपने आप से। मुझसे तो नहीं डरी। तुमसे कैसे डर सकती हूँ? मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। रख दे। और शालिनी, कैसे क्या चल रहा है बोल? तू तो मुझे भूल ही गई थी, कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं यूं मिल जाऊंगी। अरे मैं क्या बताऊं, जब से म्युनिसिपल की कारपोरेटर बनी हूं ना, मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा ये बता, सिंगापुर से आने के बाद तू क्या कर रही है? मैं सोच रही हूँ मिन्नी कि कोई कारोबार शुरू करूं। अरे तो इसमें सोचना क्या, कर देना शुरू कारोबार। तू तो जानती है मिन्नी, हमारे हालात अब वैसे नहीं हैं। शालिनी देख, तो किसी तरह की फॉर्मेलिटी मत करना, कैसी भी हेल्प चाहिए ना मुझसे निसंकोच कहना। ऐसी कोई बात नहीं है मिन्नी, अब तो रंजीत भी नौकरी करने लगा है। अच्छा, कहाँ कर रहा है नौकरी? मिस्टर मोदी के फॉर्म में। मोदी की फॉर्म में? वहां तो एक राजेश नाम का लड़का भी काम करता है। जी अंकल, वो मोदी साहब की फॉर्म में मैनेजर है। भाई साहब, वही तो रंजीत के रास्ते का सबसे बड़ा रुकावट है। और अंकल, वही आजकल उनका सबसे ज्यादा चहेता बना हुआ है। मैं जानता हूं, आजकल मोदी साहब के फैसले वही करता है, और वो जो भी फैसला करता है मोदी साहब उसे मान लेते हैं। ये बिल्कुल सच है अंकल, लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? मैं भी इस तजुर्बे से गुजर चुका हूं। मगर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? अंकल, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं कुछ भी काम करता हूं, वो मुझ पर बिल्ली की तरह वॉच करता है। मैं कोई भी काम आजादी से नहीं कर पाता हूं उसकी वजह से। और अगर मैं उसकी शिकायत करना चाहता हूं तो शिकायत सुनने के बजाय बाप बेटे की मुझे डांट सुननी पड़ती है। बाप बेटी? जी अंकल, मोदी साहब की तरह ही उनकी बेटी भी उस पर जान छिड़कती है। तो इसका मतलब कि राजेश मोदी की प्रॉपर्टी का मालिक बनने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं ठीक कह रहा हूं शालिनी। अगर वो लड़की उस पे अपनी जान देती है तो मामला शादी तक तो पहुंच ही जाएगा। अरे पहुंच जाएगा का क्या मतलब, पहुंच गया समझो। तभी तो मोदी साहब ने उसे इतनी लिफ्ट दे रखी है कि वो उनका होने वाला दामाद है। तू ऐसी बातें मत कह मिन्नी, तेरी बातें सुनकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। पर उससे तेरा क्या वास्ता? मैं सोचती थी कि रंजीत उनका दामाद बने। हाँ, तेरी बात भी ठीक लगती है, पर यह संभव कैसे होगा? अरे भाई, आप लोग आपस में बातें किए जाओगे या कोई हमसे भी पूछेगा कि इस चीज का तोड़ क्या है? तो बताइए ना भाई साहब, हम क्या करें? शालिनी जी, आपने रंजीत के लिए जो कुछ सोचा है उसके लिए दो बात। जिस तरह राजेश ने मोदी साहब और उनकी बेटी को अपने जाल में फंसा रखा है, सबसे पहले हमें उस जाल को काटना होगा। लेकिन अंकल, जाल हम काटेंगे कैसे? उसे बदनाम करना। लेकिन हम उसे बदनाम कैसे कर सकते हैं अंकल? वो कोई वहां पे नौकर नहीं है, वो तो मालिकों जैसा है। ये सब कहने की बात है, असली मालिक मोदी साहब है। रंजीत, अगर तुम्हें कोई ऐसा सुराग मिले जिससे उसकी ईमानदारी और वफादारी पर शक पैदा किया जा सके तो सुराग का इस्तेमाल करो। और अगर इस चीज में तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे तुम्हारे लिए खुले। थैंक यू वेरी मच अंकल। अंकल, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपकी राजेश से क्या दुश्मनी? दुश्मनी थी नहीं रंजीत, दुश्मनी हो गई। उस हरामजादे ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। और उसकी बहन ने मुझे हवालात में बंद करवा दिया था। रंजीत, बेटे हालात को पहचानो। तू राजेश के साथ काम करता है, धीरे धीरे जानो कि उसकी जिंदगी की कोई न कोई कमजोरी तो होगी, कोई न कोई गलती तो उसने भी की होगी। लेकिन मां, इससे होगा क्या? रंजीत, किताबों में लिखा है, जरा सी बात का अफसाना बन जाता है। वाह, क्या शायराना बात कही। भाई, हमारी मेम साहब तो राजनीति के मैदान में
बड़ों बड़ों को पिछाड़ के रख। बेटे, मिनी ठीक कह रही है। जरा सी बात का अफसाना बन सकता है। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।